Hello students, I welcome you all to Major HS Kalsi's Balnoi Academy. This is your English mentor Asmita Singh and today we will be covering a very important topic, para-jumbled sentences. Some of you must be aware of such structures but जिनको नहीं पता इन questions के बारे में, let's go through the directions. In this section, each item consists of 6 sentences of a passage. The first and the sixth sentences are given as S1 and S6. The middle 4 sentences in each have been jumbled up and labeled as PQRS. You are required to find the proper sequence of the 4 sentences. So as you can see, कितने sentences हैं? 6 sentences हैं. आपके सामने एक mini paragraph है. Sentence का initial structure है S1 और जो एंडिंग है वो है S6, बीच में है 4 अदर सेंटेंसेस विच इज PQRS. ठीक है, S1 अपनी जगह पे स्टैटिक है, S6 भी अपनी जगह पे स्टैटिक है, जंबल किया गया है PQRS को. ऑलराइट, तो हमें क्या करना है, एक अरेंजमेंट करना है ताकि एक लॉजिकल मिनी पैराग्राफ हमारे सामने हो. चलिए पहला क्वेश्चन टारगेट करते हैं और देखते हैं हाउ टू टैकल सच क्वेश्चंस. स्टेटमेंट नंबर 1 says another significant change in the past 5 years has been the global resurgence of ethnic and religious aspirations. This is the initial of the passage. Now what is the ending? S6. This phenomenon is evident not only in Africa and Asia but also in Europe, notably in Italy and Spain. अब बेसिकली अब मैं तरीका बताती हूं. अगर आपको लगता है कि आप इसको ट्रांसलेट करके सॉल्व करेंगे या 1 by 1 इसको प्लेस करेंगे तो आपका टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाएगा. एग्जाम में क्वेश्चंस ऐसे सॉल्व नहीं होते हैं. ठीक है, टेक्निक नंबर 1 इज आपको सबसे पहले S1 जो कि फर्स्ट सेंटेंस है, उसके बाद सबसे एप्ट कौन सा ऑप्शन है, कौन सा अल्फाबेट है वो ढूंढना है. ठीक है, यहाँ पे हम क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग आगे बढ़ेंगे. ठीक है, फिर आपको क्या देखना है, स्टेप नंबर 2 इज S6 से पहला, मतलब आपको ये 2 अल्फाबेट ढूंढ के निकालने हैं. PQRS में से कोई भी हो सकता है. S1 के बाद कौन सा आएगा और S6 के पहले कौन सा आएगा. जब आप इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे तो आपके लिए आसान बहुत हो जाएगा. एलिमिनेट कर सकते हैं आप ऑप्शंस को, करके देखते हैं. ठीक है, सो अनदर सिग्निफिकेंट चेंज. अब देखिए यहाँ पे किसी चेंज की बात हो रही है. ठीक है, पिछले 5 सालों में क्या रहा है वो चेंज, ग्लोबल रिसर्जेंस. देखिए इसमें वोकैब का और कॉम्प्रिहेंसिव स्किल्स का अच्छा होना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. रिसर्जेंस का मतलब है कोई ऐसी चीज जो एक समय में डिक्लाइन हो गई लेकिन अचानक से वो फिर से अलाइव हो गई है. ठीक है, इमेजिन करिए किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में बहुत दंगे होते थे 2010 के समय और वो अचानक से कम कर दिए गए, लेकिन अगर वो 2022 में फिर से इरप्ट होते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, रिसर्जेंस. ठीक है, सो आप अगर इस वर्ड का मतलब समझ गए तो ये बात कर रहा है कि जो एथनिक और रिलीजियस एस्पिरेशंस हैं वो पिछले 5 सालों में फिर से जिंदा होती हुई दिख रही है. चलिए इसके बाद देखते हैं क्या लगता है. नो लेस देन 50 न्यू स्टेट्स. क्या आपको लगता है अल्फाबेट P से अभी तो किसी भी स्टेट का मेंशन ही नहीं हुआ है. P तो बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं लग रहा है. This manifests itself in many different ways. ठीक है, एक बार को हम इसको कंसिडर कर सकते हैं. अनदर मैनिफेस्टेशन, देखिए ये भी कट कर दीजिए बिकॉज अभी पहले ही मैनिफेस्टेशन की स्टूडेंट्स जब बात नहीं हुई है तो अनदर मैनिफेस्टेशन की बात आएगी कहां से. ठीक है, वन इज द न्यू नेशनलिज्म दैट इज थ्राइविंग इन द वेक ऑफ द ब्रेकअप. हाँ, ये पहले आ सकता है. क्या आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई दिया स्टूडेंट कि हर हाल में R से पहले S आएगा क्योंकि सबसे पहले एक मैनिफेस्टेशन की बात की गई है और फिर दूसरे मैनिफेस्टेशन की बात की गई है. ठीक है, तो ऑप्शन में जहां पे भी आपको S से पहले R आता हुआ दिखाई दे रहा है आप उस ऑप्शन को पहले तो कर दीजिए एलिमिनेट. ठीक है, आप समझिए मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूं. ठीक है, आपने जहां पे भी ये वाला पॉइंट पहले आया S से उसको एलिमिनेट कर दिया. अब देखिए कितना क्विकली हो गया. अब अगर आप अभी इन्हें पढ़ रहे होते और इसको ट्रांसलेट कर रहे होते तो बहुत ज्यादा टाइम लगता. ठीक है, अब देखते हैं आंसर अल्फा है या चार्ली. जैसा कि मैंने कट कर दिया कि P से भी शुरू नहीं होगा तो किससे शुरू होगा, एक ही तो ऑप्शन बचता है हमारे पास, ये वाला. ठीक है, तो क्योंकि ये दो तो देखिए आपने इजिली एलिमिनेट कर दिए, P से शुरू होगा नहीं तो एक ही आंसर बचता है. लेकिन स्टूडेंट क्या आप सीधे अब आगे बढ़ जाएंगे, नहीं. विल चेक इट वंस. हम एक बार देखेंगे भी अल्फा
इज राइट और नॉट। मैं ये इसलिए करती हूं या करवाती हूं आपसे बिकॉज ऐसे में जो बाकी ऑप्शंस है ना वो बहुत श्योर हो जाते हैं कि रॉन्ग है और आपको पता चलता है कि एक ही है आंसर। ऐसे में एक्यूरेसी बहुत होती है एग्जाम के लिए, ठीक है। तो एग्जाम में ये करना बहुत जरूरी है। क्या करना जरूरी है? व्हाई द रेस्ट थ्री ऑप्शंस आर रॉन्ग। अब एक बार कॉम्बिनेशन क्रिएट करते हैं। अनदर सिग्निफिकेंट चेंज इन द पास्ट 5 years have been the global resurgence of ethnic and religious aspirations. This manifests itself in many different ways. अब manifests का मतलब क्या होता है कि ये बात को प्रूव करने के अलग अलग तरीके हैं। अब देखिए तरीकों की ही तो बात की है। One is the new nationalism that is thriving in the wake of the breakup of the Soviet Empire, and another manifestation is the growth of the ethnicity and religionism as a catalyst for new political parties. ठीक है, जब इतना बोला फिर आपका कौन सा सेंटेंस आ जाएगा सीधे? नहीं, पी भी आएगा एक बीच में। पहले ये आएगा स्टूडेंट्स, वन इज द न्यू नेशनलिज्म दैट इज थ्राइविंग इन द वेक ऑफ द ब्रेकअप ऑफ द सोवियत एम्पायर। अब देखिए सोवियत एम्पायर की तो स्टेट्स की बात हुई है कि नो लेस देन 50 न्यू स्टेट्स हैव इमर्ज्ड इन दैट रीजन। किस रीजन में बताइए? कौन सा रीजन? जो रीजन यहाँ पे मेंशन था, कहाँ पे? एस में, सोवियत एम्पायर। और मैंने जैसा कि बोला ही था एस के बाद ही आर आएगा, तो जरूरी नहीं है इमीडिएट बाद में आएगा। एस और आर के बीच में आ गया है यहाँ पे पी, ठीक है, जो कि बिल्कुल सही है। लेकिन आर आया फिर पी के बाद, ठीक है, जो कि अनदर मैनिफेस्टेशन की बात कर रहा है, और फिर आप S6 से एंड कर देंगे। किस फिनोमिनन की बात हो रही है? इस फिनोमिनन की। देखिए S6 से पहले आप आर भी ढूंढ सकते थे कि ये जो ग्रोथ ऑफ एथनिसिटी है या रीजनलिज्म है वो बेसिकली कैटलिस्ट है। इसी फिनोमिना की बात हो रही है। ओके, सॉरी फॉर द टंग ट्विस्ट, एंड द राइट आंसर इज अल्फा। ओके, इस तरीके से इन क्वेश्चंस को टैकल करेंगे। अगला देखते हैं। ओके, चलिए स्टेटमेंट नंबर 1 क्या कह रही है? Okay, sorry for the delay. See, there was a check post for passing vehicles at a village called Gobindpur. ठीक है, a short distance from where the road to Dhanbad branched off from ग्रैंड ट्रंक रोड। आप एक और चीज रियलाइज कर रहे होंगे इस क्लास में कि आपको मैं ट्रांसलेशन नहीं सिखा रही हूँ, अभी मैं आपको कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करना नहीं सिखा रही हूँ, नहीं तो मैं सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करती हिंदी में। ठीक है, वी डोंट हैव दिस मच टाइम, और कॉम्प्रिहेंशन में ऑलरेडी आपको समझा चुकी हूँ, वो वीडियो देख सकते हैं। तो अभी के लिए क्या कहा है, S1 ने एक चेक पोस्ट के बारे में मेंशन किया है। वो चेक पोस्ट कहाँ से है, कहाँ है? गोविंदपुर में। S6 क्या कहता है, जो कि एंडिंग है, he asked me more than once if I was sure that the man had noted the number down. ठीक है, अब P से शुरुआत करते हैं। This is the initial. When I came sufficiently near, he moved back. अब ऐसे तो कोई आइडिया स्टूडेंट्स आएगा नहीं ना, वो ही करना है। S1 के बाद सबसे एप्ट अल्फाबेट कौन सा है देखते हैं। चेक पोस्ट के बारे में बात हुई है ना, एक बार आप इसको देखिए, S को। As I approached it, क्या अप्रोच करा ऑथर ने इस चेक पोस्ट को? यहाँ पे देखिए ना, एक प्रोनाउन लगा हुआ है, सिंगुलर प्रोनाउन यूज हुआ है, वो किसके लिए यूज हुआ है? चेक पोस्ट के लिए। आई सॉ द बैरियर कमिंग डाउन स्लोली, वो जो चेक पोस्ट पे बैरियर लगा रहता है वो नीचे की ओर आ रहा था धीरे से। विच वन ऑफ द, अच्छा ये तो क्वेश्चन में ही है, ठीक है, तो ऐसा आ जाएगा। एस से सिर्फ एक ही में शुरुआत है, क्योंकि आप क्यू से देखिए। आई स्लोड डाउन एंड फाउंड अ मैन कमिंग फॉरवर्ड विद पेंसिल एंड बुक इन हैंड। नहीं, अभी तो सबसे पहले चेक पोस्ट की ही कोई बात होगी। आई टोल्ड अंकल, अच्छा वो किस अंकल की बात कर रहा है? इसी मैन की बात कर रहा है, ठीक है। अच्छा नहीं, उसने किसी अपने अंकल को बोला दैट द मैन हैड टेकन डाउन द नंबर ऑफ द कार। तो भाई एक बात बताइए, यहाँ पे तो अभी उसने से उस मर्द को देखा है ना, उस आदमी को देखा है, फिर उसने अंकल को उस आदमी के बारे में कुछ मेंशन करा, तो एक चीज तो सिंपल हो गई कि क्यों हर हाल में किससे पहले आएगा? आर से पहले आएगा। ठीक है, तो जहां जहां पे आर पहले आ चुका है क्यू से, उस ऑप्शन को आप तो कर दीजिए एलिमिनेट। फिर से आपके दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। कितना इजीली और कितना क्विकली हो रहा है, ठीक है। और बाकी क्या बोलते हैं, अब दो ही ऑप्शन बचते हैं। जैसा कि मैंने स्टूडेंट्स आपको बोला कि क्यू से तो शुरुआत होगी नहीं, शुरुआत एस से होगी। एक बार इसको देखते हैं करके, ठीक है। एज आई अप्रोच्ड इट आई सॉ द बैरियर कमिंग डाउन स्लोली।
चेक पोस्ट का बैरियर धीरे धीरे नीचे आ रहा था, ठीक है। फिर क्या उसने देखा आई स्लोड डाउन। अब सिंपल सी बात है, अगर आप किसी व्हीकल से जा रहे हैं और आपके सामने कोई बैरियर नीचे आ रहा है तो आप अपनी व्हीकल को स्लो करेंगे। जब उसने अपनी व्हीकल स्लो करी तो उसने क्या देखा, एक मैन है जो उसके सामने आ गया, ठीक है, और उसके हाथ में क्या था, एक पेंसिल थी, एक बुक था, ठीक है। फिर उसने अपने अंकल को क्या बताया, अंकल को बताने से पहले भी क्या कुछ हुआ एक बार पी देखिए। When I came sufficiently near, अब वो पूरी तरीके से पास आ गया उस आदमी के, he moved back and barrier was lifted, वो थोड़ा पीछे की ओर हटा और बैरियर को उठा दिया, ठीक है। I told uncle, फिर उसने अपने अंकल से क्या कहा, that the man had taken down the number of the car, उसकी जो कार का नंबर था उसने वो नोट डाउन करा, मतलब क्योंकि वो उसकी एक रूटीन प्रैक्टिस थी, शायद वहां पे वो काम कर रहा था, ठीक है। सो भाई बन गया कौन सा, ऑप्शन नंबर चार्ली। आप बाकी बना के देख लीजिए, कोई सेंस ही नहीं बनाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरीके से क्रोनोलॉजी का ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। फिर से सही सीक्वेंस हमें ढूंढ के निकालना है। न्यूटन वाज परहैप्स द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट दैट एवर लिव्ड, एंड दैट्स ट्रू आल्सो, राइट। न्यूटन वेंट होम एंड वर्कड क्वाइटली बाय हिमसेल्फ फॉर 18 months। चलिए इसको तो हम सॉल्व करेंगे। देखिए कितने ग्रिटी थे न्यूटन कि अपने घर जाते हैं और जिस भी थ्योरी पे वो काम कर रहे थे उस पे उसने 18 महीने मतलब करीब 1.5 साल, ठीक है, अकेले रह के ही काम किया, तो दुनिया से अलग हो गए, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। न्यूटन वाज परहैप्स द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट दैट एवर लिव्ड। अब इसके बाद देखते हैं। अब देखिए ऑप्शंस को यूज करिए। 2 ऑप्शन शुरू हो रहे हैं एस से और 2 ऑप्शन शुरू हो रहे हैं क्यू से। देखते हैं सबसे एप्ट कौन सा है। एस वाले को देखते हैं। He went to Cambridge to study mathematics when he was 19। चलिए हो सकता है एक बार को। क्यू भी देखते हैं। He was son of। अच्छा एक बात बताइए स्टूडेंट, जब हम किसी के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन देते हैं तो पहले हम पिता का नाम, माता का नाम बताते हैं और फिर उन्होंने एजुकेशन कहाँ ली। स्टूडेंट्स मैं फिर से कहूंगी, ये क्वेश्चन क्रोनोलॉजी से और लॉजिक से सॉल्व होंगे। आई होप आपको अभी तक समझ आ गया होगा कि यहाँ पे रीजनिंग के क्वेश्चंस, मतलब आप रीजनिंग यूज करके क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करेंगे, ना कि इंग्लिश में आप कितनी जल्दी चीजों को समझते हैं या ट्रांसलेट करते हैं या एक पैराग्राफ को अरेंज करते हैं। तो मैं फिर से कहूंगी रीजनिंग यूज करनी थी थोड़ा। सबसे पहले पिता के बारे में बताया जाएगा। ही वाज द सन ऑफ अ लिंकशायर फार्मर एंड वाज बोर्न इन 1642। और उसके बारे में अब क्यू 2 ऑप्शन है। अब एस या पी में से देखते हैं कौन सा पहले आएगा, ठीक है। अब आप ही बताइए। चलिए अगर आप नहीं भी पढ़ते ना तो आपको एक एज तो दिखाई दे रही है 22, एक एज आपको स्टूडेंट्स दिखाई दे रही है 19। इट्स वेरी इजी ना। तो कौन सा पहले आएगा, पहले एस आएगा ना कि पी, ठीक है। पहले एस आएगा फिर पी आएगा। तो कौन सा कॉम्बिनेशन बन रहा है, क्योंकि इसमें तो पी से पहले एस से पहले पी आ गया। एलिमिनेट एलिमिनेट एलिमिनेट। So can you see I'm solving this question with the method of elimination rather than translating it, okay? चलिए next question की ओर बढ़ते हैं, which is question number 4. Again we will find out the sequence. एक मिनट। Convention has a necessary part to playing the life of everyone, ठीक है। Their purpose, however, is always the same. अच्छा क्या आपने एक चीज देखी, यहाँ पे एक प्लूरल प्रोनाउन यूज हुआ है, इसका मतलब कोई प्लूरल नाउन आपको ढूंढनी है, ठीक है। अब सबसे पहले यही देखते हैं कि S1 के बाद सबसे ज्यादा एप्ट कौन सा अल्फाबेट दिखाई दे रहा है, ठीक है। 2 ऑप्शन में है S, एक में है P, एक में है R। हमें सारे देखने होंगे, ठीक है। सबसे पहले एस से ही शुरू करते हैं। कन्वेंशन हैज अ नेसेसरी पार्ट टू प्लेइंग द लाइफ ऑफ एवरीवन इन ऑल सोशल अफेयर इट प्रेस्क्राइब्स। मुझे लगता है अभी के लिए हो सकता है, क्योंकि देखो कन्वेंशन क्या है, एक सिंगुलर नाउन है, उसके लिए सिंगुलर प्रोनाउन ही यूज करेंगे। तो अभी के लिए भाई हम इसको एलिमिनेट नहीं कर सकते। एक बार पी देखते हैं। इट इज नेसेसरी एंड यूजफुल फॉर दिस रीजन। व्हाट, अभी तक तो कोई बात ही नहीं हुई ना, क्या नेसेसरी है भाई, अभी तो ऐसा कुछ सेंस ही नहीं दिया है कि कुछ जरूरी है या कुछ यूजफुल है। तो मेरे लिए तो ये अभी के लिए एलिमिनेट होता है। अभी ये तो बिल्कुल ही कट गया स्टूडेंट्स। कैसे, देखिए ये है प्लूरल प्रोनाउन और यहाँ पे जो नाउन है वो क्या है, सिंगुलर। ऑलराइट, तो सिंगुलर नाउन के लिए प्लूरल प्रोनाउन कैसे आ जाएगा। तो एक चीज तो मैं श्योर हो गई कि या तो मेरा आंसर ये वाला ऑप्शन है या ये वाला, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि एस के बाद पी आएगा या क्यू आएगा, ठीक है। पहले एस देखते हैं। इन ऑल सोशल अफेयर्स इट प्रेस्क्राइब्स मोर और लेस जनरली एक्सेप्टेड रूल्स ऑफ व्हाट, ठीक है, रूल्स ऑफ बिहेवियर, ठीक है। इट इज नेसेसरी एंड यूजफुल फॉर दिस रीजन। फॉर व्हाट रीजन,
रीजन क्या है? ऑफ कोर्स देयर इज नथिंग एब्सोल्यूट अबाउट कन्वेंशंस। और फिर क्या आएगा? दे वेरी। अब देखो ना ये कितना आसान है स्टूडेंट, मतलब मुझे ऐसा लगता है अगर आपको बेसिक सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के बारे में पता है और आपको इंग्लिश नहीं भी आती तब भी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे कि हर हाल में S6 से पहले आने वाला अल्फाबेट होगा Q, और वो बचता है कहां? नहीं, एक और आ सकता है। अच्छा ठीक है, एक चीज तो क्लियर हो गई ना कि P के बाद ही Q आएगा। एक और बच रहा है R। हाँ, ये मैं सही तो बोल रही हूं। कन्वेंशंस की बात हुई Q में, और कन्वेंशंस क्या है? प्लूरल नाउन। हाँ, हमने पहले ही एलिमिनेट कर दिया था कि Q पे खत्म नहीं हो सकता, ठीक है। सॉरी, S6 नहीं, क्यों नहीं खत्म हो सकता? देयर की बात हुई है, ठीक है। मैं ये कहना चाह रही थी इन शॉर्ट कि क्यू कहां पे नहीं आएगा? पी से पहले नहीं आएगा, ठीक है। चलिए फिर क्या आया क्यू के बाद? दे वेरी। क्या वेरी? कन्वेंशंस वेरी फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। तो भाई सबसे एप्ट यही बैठ रहा है, ठीक है। यहां पे तो पी को एंड में रखा हुआ है और पी तो सिंगुलर प्रोनाउन की बात कर रहा है। अब अगर मैं इस ऑप्शन को मानूंगी तो पी के बाद S6 आना चाहिए, तो भाई देयर किसके लिए यूज हुआ है? फिर समझ गए होंगे आप मेरी बात को, ठीक है। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड आउट द प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ द गिवन सेंटेंस। अभी ट्रिक से ही सॉल्व करेंगे, ना कि ट्रांसलेशन से। There was a legend among out people that the island had once been covered with tall trees. ठीक है, and S6 कहता है Tamai angrily went down to another world, so people die today because he did. अब हमें ये देखना है कि S1 के बाद क्या आएगा। दो ऑप्शन है, P से शुरू, दो है S से शुरू, ठीक है। अब एक बात बताइए, ये किसी का नाम है ना, क्योंकि नाउन कैपिटल लेटर से शुरू है। सो मुकाई डिड नॉट। अरे भाई मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा, क्योंकि कोई सेंस ही नहीं है, ना भी मुकाई का मेंशन है ना कुछ किसी और का। क्या पता ये मुकाए, वैसे तो आइलैंड भी हो सकता है, लेकिन देखिए तमाए यहाँ पे क्या है? कोई इंसान है, तो मुकाए भी इंसान ही है, ठीक है। चलिए तो भाई अब हम, अगर शायद रूलर्स की बात हो रही है, अगर आप देख सकते हैं रूल्ड एक वर्ड आया ना, तो दो ऑप्शन तो आपने इजीली एलिमिनेट कर लिया। अभी मुकाए का कोई मेंशन ही नहीं है, तो मतलब शुरू तो पी से ही होगा। एक क्रोनोलॉजी सेटअप करते हैं। देयर वाज अ लेजेंड अमंग आवर पीपल दैट द आइलैंड हैड वंस बीन कवर्ड विद टॉल ट्रीज। दिस वाज अ लॉन्ग टाइम। अब बताया है उसी के बारे में। एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड व्हेन टुमिड एंड मुराद रूल्ड। ये दो किंग्स है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या आएगा देखते हैं स्टूडेंट्स। तो आपको इतना तो पता चल गया कि पी से ही स्टार्ट हो रहा है। The two gods quarreled. Oh, they are not even humans or rulers. They are rulers, I mean, but they are gods. अब दो का नाम है तो भाई इसके बाद यही तो आएगा। The two gods quarreled about many things. ठीक है, एस थोड़ी आ जाएगा। जो दो किंग थे टुमिड और म्यूरत, वो आपस में अक्सर लड़ाई करते थे, बट कौन लड़ाई नहीं करता था? कौन लड़ाई नहीं करता था? मुकाई लड़ाई नहीं करता था, ठीक है। या उससे पहले अगर आप देखें, हाँ बिल्कुल, देखिए क्या क्या बना। मेरा बना P फिर Q, नहीं P फिर R फिर Q, ठीक है। तो ये है आंसर, और फिर S। यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन है, बस कंफ्यूजन ये है कि P के नीचे Q आना चाहिए था, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, Q यहां से शुरू है, ठीक है। सो और R और फिर S। तो एक बार मैं आपको फाइनली समझाती हूँ इसको। ये देखिए, सबसे पहले ऐसे शुरू करिए। देयर वाज अ लेजेंड अमंग आवर पीपल दैट द आइलैंड हैड वंस बीन कवर्ड विद टॉल ट्रीज, ठीक है। फिर इसके बाद क्या कहा है? दिस वाज अ लॉन्ग टाइम अगो एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड व्हेन टुमिड एंड मुरत रूल्ड, ठीक है। किसने रूल करा आप समझ गए। अब इन्हीं दो के बारे में बात हुई है ना। द टू गॉड्स क्वेरल्ड अबाउट मेनी थिंग्स। तो पी के बाद क्या आया? आर, ठीक है। फिर क्या आया? फिर ये आया तमई विश्ड पीपल टू डाई। तमई क्या चाहता था? कि लोग मर जाए, लेकिन मुकई ये नहीं चाहता था, ठीक है। और फिर एंड किससे करेंगे? तमई एंग्रिली वेंट डाउन टू अनदर वर्ल्ड, सो पीपल डाइड टुडे बिकॉज ही डिड, ठीक है। सो इसी के साथ द आंसर इज अल्फा। इजी है, एक स्टोरी थी, क्रोनोलॉजी थी। चलिए 6 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। Find out the proper sequence. It was in 264 BC before Christ that the great struggle between Rome and Carthage, the Punic Wars began. ठीक है, अभी किसी वॉर की बात हो रही है। अब सीधे इतना मत पढ़िए, अगर आपको लग रहा है ना पढ़ने बैठ गए तो टाइम वेस्ट होगा। अब ये देखिए S1 के बाद आपको क्या लगता है? दो ऑप्शन में R है, एक में P है, एक में Q है, ठीक है।
द एडवांटेज ऑफ द सी, सबसे पहले मैं इसी को कट कर देती हूँ, मैं बताती हूँ क्यों, अभी तो सी का कोई मेंशन ही नहीं हुआ है, तो उसके एडवांटेज की क्या बात होगी, ये ऑप्शन तो एलिमिनेट कर लीजिए। पी वाला देखते हैं, इट ग्रेजुअली डेवलप्ड इनटू स्ट्रगल फॉर द पोजेशन ऑफ सिसिली। ठीक है, हो सकता है कि अभी ये आए बिकॉज वॉर की बात हो रही है, ठीक है, एक स्ट्रगल की बात हो रही है, तो अभी हम होल्ड करते हैं। ठीक है, और ऑप्शन क्या है, आर वाला देखते हैं। बिल्कुल देखिए स्टूडेंट, साफ साफ हमारे सामने आंसर आ गया कि यहीं से स्टार्टिंग होगा, क्योंकि सबसे पहले यहाँ पे वॉर्स की बात करी है, प्यूनिक वॉर्स की। ठीक है, सो द फर्स्ट प्यूनिक वॉर बिगैन इन दैट ईयर अबाउट द पायरेट्स ऑफ मेसिना। सो सबसे पहले तो हम इन्हीं दोनों में अब अपना स्टेक लगाने वाले हैं, इन दो को आप कट कर दीजिए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आर के बाद क्यू आएगा या पी आएगा। मुझे ऐसा लगता है पी आएगा, क्यों, क्योंकि देखो पहले तो जो प्यूनिक वॉर था वो शुरू होता है कौन से साल, जब पायरेट्स ऑफ मेसिना का क्या होता है, एडवेंट। ठीक है, फिर इट ग्रेजुअली डेवलप्ड, अभी भी वॉर की ही बात हो रही है और वॉर है सिंगुलर नाउन, इसीलिए इट यूज हुआ है। ठीक है, आप क्यू के साथ नहीं जा सकते क्योंकि मैंने बोला ना अभी तो सी का कोई मेंशन नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा, द ग्रेजुअली डेवलप्ड struggle for possession of Sicily. The advantage of the sea, ये Sicily is a sea, was at first with the Carthaginians. ठीक है, और फिर एंड किससे करेंगे, एंड करेंगे एस पे। They had great fighting ships of what was hitherto an unheard of size, but the Romans with extraordinary energy set themselves to outbuild the Carthaginians. अब देखिए यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट आया है ना, कॉन्ट्रास्ट आया मतलब टोन बदली है, टोन कैसे बदली है मैं समझाती हूँ। यहाँ पे तो क्या बताया कि उनके पास ग्रेट शिप्स थी कार्थिजियंस के पास, लेकिन जो रोमन्स थे उनकी भी एनर्जी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी। तो आप देख पाए कि S6 से पहले Q आएगा, ठीक है, और सॉरी ये वाला ऑप्शन आएगा, S6 से पहले S आएगा और S1 के बाद आएगा स्टूडेंट्स R। तो कौन सा ऑप्शन बचता है, ये वाला। दैट्स व्हाई ब्रावो इज द राइट आंसर। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, which is question number 7. Rutherford was son of, फिर से इजी है, ठीक है, एक स्टोरी ही है, स्कॉट्स एमिग्रेंट टू न्यूजीलैंड। ठीक है, एक स्कॉट एमिग्रेंट थे जो बेसिकली स्कॉटलैंड के थे, छोड़ के चले गए, कहाँ चले गए, न्यूजीलैंड, और उनका एक बेटा था रदरफोर्ड। ठीक है, सो रदरफोर्ड वाज द सन ऑफ स्कॉट्स एमिग्रेंट टू न्यूजीलैंड। और S6 कहता है लाइफ वाज हार्ड बट इट वाज एडवेंचरस। ठीक है, देखते हैं S1 के बाद क्या आएगा। तीन ऑप्शन क्यू से शुरू है, मैं सबसे पहले पी वाला देखती हूँ। दे हैड, अरे भाई 12 चिल्ड्रन की बात हो रही है ना, और दे की बात हो रही है। देखिए यहाँ पे मेरा मेन सब्जेक्ट है रदरफोर्ड, विच इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर नाउन है, तो भाई रदरफोर्ड के लिए दे तो लग ही नहीं सकता। ठीक है, तो आप पी को एलिमिनेट कर दीजिए। अब तीनों शुरू हो रहे हैं क्यू से। ठीक है, मैं सबसे पहले ये देखूंगी, रीजनिंग लगाइए ना थोड़ी, दो ऑप्शन में ऐसे, तो पहले ऐसे ही देखते हैं। ठीक है, हिज मदर वॉज, बिल्कुल पहले फादर की बात की है, अब मदर की बात की जाएगी, तो ये वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। क्यूएस तो हमें पता चल गया, क्यूएस हमें पता चल गया। ठीक है, चलो, हिज मदर वॉज द फर्स्ट वुमेन स्कूल टीचर। इनफैक्ट उनकी जो माता थी वो न्यूजीलैंड की पहली ऐसी शिक्षक थी जो महिला थी, मतलब उससे पहले सारे पुरुष शिक्षक ही थे। अब देखो ये लाइन आएगी, दे हैड 12 चिल्ड्रन, कौन, मदर के और उनके फादर के। ठीक है, तो क्या बना, क्यूएस के बाद क्या आएगा स्टूडेंट्स, क्यूएस के बाद आएगा पी। और फिर से रदरफोर्ड की बात हुई है, ही वाज ब्रॉट अप इन अ रियल फ्रंटियर एटमॉस्फेयर एंड इट एंटर्ड इनटू द नेचर ऑफ द मैन। ठीक है, और जहां पे जब वो उस एटमॉस्फेयर में बड़े हुए, लाइफ आसान तो नहीं थी बट एडवेंचरस थी। सो द राइट आंसर इज डी। आई होप आप समझ रहे हैं कि इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। लेट्स मूव टू द 8th क्वेश्चन। ओके, एक मिनट। The question says, find out the proper sequence again. The 5-year plans are meant for the nation's economic development. ठीक है, अब बात है 5-year plans की। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है इकोनॉमी का। ठीक है, तो the most important is certainly failure on the family planning front. ठीक है, चलो अभी देखते हैं S1 के बाद क्या आएगा। 5-year प्लान का मेंशन है, राइट। ऑप्शंस की ओर सीधे जाते हैं, सारे के सारे ऑप्शंस डिफरेंट है। ठीक है, चलिए देखते हैं, सबसे पहला ऑप्शन ही देखते हैं। द रीजंस आर मेनी, अभी तो किसी रीजन की बात ही नहीं हुई स्टूडेंट्स। ठीक है, अभी तो सिर्फ एक 5-year प्लान्स का मेंशन हुआ है, तो मुझे लगता है ये ऑप्शन तो
आप कट कर दीजिए, ठीक है। फिर देखते हैं एक बार क्यों। वन वे ऑफ मेजरिंग अ नेशंस डेवलपमेंट, मुझे इसके होने की बिल्कुल चांस लगते हैं, मैं बताती हूँ क्यों। देखिए यहाँ नेशंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात हुई है और पहला तरीका, एक तरीका बताया गया है, तो अभी तक मुझे लगता है क्यों हो सकता है। पी को देखते हैं, व्हाट आर द रीजंस फॉर इट, अभी तक तो भाई रीजन भी डिस्कस नहीं हुए स्टूडेंट्स, ठीक है। एस को देखते हैं, इन इंडिया एवरी 5 year प्लान एंड्स विद मोर पीपल कमिंग अंडर द पॉवर्टी लाइन, मतलब भारत में हर 5 year प्लान क्या हो जाता है, एंड हो जाता है विद मोर पीपल कमिंग, मतलब जितने लोग पॉवर्टी लाइन के अंदर आते रहते हैं, ठीक है। 5 year जो प्लान है वो क्या होता है, खत्म होता है। बट एक बार देखते हैं मेरे को क्या स्ट्रक्चर लग रहा है, आप भी दिमाग लगाइए, ठीक है। सो ये है वन वे ऑफ मेजरिंग a nation's development is by finding out how much progress there has been। बिल्कुल स्टूडेंट्स, हर हाल में यही आंसर है। क्यों, देखिए यहाँ पे एस पे पॉवर्टी का मेंशन हुआ है ना, राइट, और पॉवर्टी को पहले ही कहाँ पे मेंशन कर दिया गया है, एस से पहले भी क्यू में, तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है। एक बार क्रोनोलॉजी भी देख लीजिए, ठीक है। सो वन वे क्या है मेजरिंग का, नेशंस की डेवलपमेंट, कि कितने लोग पॉवर्टी के बाहर हैं, कितने लोग पॉवर्टी के चंगुल में है। इन इंडिया एवरी 5 year प्लान एंड, हर 5 year प्लान क्या हो जाता है, एंड। क्यों, क्योंकि जो पॉवर्टी के अंडर आने वाले लोग हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। फिर क्या बोलता है, पी आता है, व्हाट आर द रीजंस फॉर इट, इसके रीजंस क्या हैं, और क्या बोला है कि बहुत सारे रीजंस हैं, फिर रीजन दिए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट रीजन पता है क्या है, फेलियर ऑन द फैमिली प्लानिंग, क्योंकि फैमिली प्लानिंग के बारे में लोगों को ज्यादा पता नहीं है। बहुत ज्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं और बच्चे पैदा होने की वजह से कहीं ना कहीं क्या बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है। पॉपुलेशन बढ़ेगी, देखिए पॉपुलेशन और पॉवर्टी में बड़ा अजीब सा संबंध है। अगर पॉपुलेशन बढ़ती चली जाएगी तो पॉवर्टी भी बढ़ती चली जाएगी, बिकॉज रिसोर्सेस कम हो जाएंगे, जो पैसा है वो कम हो जाएगा लोगों के लिए, ठीक है। तो वही सिंपल सा था, इंटरेस्टिंग था, काफी इंटरेस्टिंग था। द राइट आंसर इज ब्रावो। चलिए लेट्स सॉल्व द 9th one। The 9th one says forests have an influence on climate of a region, ठीक है, बिल्कुल। Thus we see that forest in a region often make the climate cooler। अब फॉरेस्ट के बारे में, फॉरेस्ट के कुछ ऑब्वियसली एडवांटेजेस बताए होंगे, क्योंकि शायद ही कोई डिसएडवांटेज हो भी, स्पेशली हमारे एटमॉस्फेयर के लिए, ठीक है। देखते हैं इस वन के बाद क्या आएगा। पहले ऑप्शंस को देखिए, फिर से चारों ऑप्शंस कर दिए हैं स्टूडेंट्स अलग, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं ऑप्शन नंबर एस को देख लेते हैं पहले। दिस इज टेकन अप बाय द रूट्स ऑफ प्लांट्स, नहीं, मुझे नहीं लगता दिस के लिए कुछ ना कुछ तो मेंशन होना जरूरी था। देखो दिस तो वैसे भी नहीं आएगा, मैं बताती हूँ क्यों। फॉरेस्ट क्या है स्टूडेंट्स, प्लूरल सब्जेक्ट, ये क्या है, सिंगुलर प्रोनाउन। एक ऑप्शन तो सीधे एलिमिनेट हो रहा है, ये अभी के लिए हो सकता है। द प्लांट्स अब्सॉर्ब ऑल द फूड एंड मच ऑफ द वाटर, बट अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि प्लांट का तो मेंशन ही नहीं हुआ है ना। चलिए फिर है दिस गिव्स, फिर से एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया साफ साफ, दिस तो आ ही नहीं सकता भाई। क्या दिस, अभी तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा आप दिस कह किसे रहे हैं। फॉरेस्ट का इन्फ्लुएंस है ना क्लाइमेट पे, ऑन द क्लाइमेट, मतलब जो रीजन है जहां पे भी फॉरेस्ट होते हैं ना, उस रीजन का क्लाइमेट किस पे डिपेंड करता है, फॉरेस्ट पे। तो मुझे नहीं लगता दिस गिव्स या दिस अभी ऑप्शन में आना भी चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं क्या हो सकता है। अब हमारा स्टेक है पी पे या आर पे, ठीक है। द प्लांट्स एब्सॉर्ब ऑल द फूड एंड मच ऑफ वाटर, प्लांट्स की यहाँ पे बात हुई है। अब देखिए मच ऑफ द रेन दैट फॉल्स बीनीथ द ट्रीज, स्टूडेंट्स पहले ट्रीज का मेंशन हुआ है कि जो बारिश होती है ना वो क्या होती है, उन फॉरेस्ट में लगे पेड़ों के कहाँ पे जाती है, बीनीथ, अंडर जाती है और डिसॉल्व कर लेती है प्लांट फूड को सॉइल में। फिर अब देखिए ना यहाँ पे प्लांट का मेंशन है, अब जाके उसको एक्सपैंड किया है। द प्लांट्स एब्सॉर्ब, क्योंकि वो प्लांट पे पड़ती है ना रेन, तो प्लांट क्या एब्सॉर्ब कर लेती है, फूड एब्सॉर्ब कर लेती है। आपने जाइलम और फ्लोएम के बारे में पढ़ा होगा, दो प्लांट टिश्यूज हैं। तो जो जाइलम होता है ना वाटर ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, ठीक है, वाटर, बट द रेस्ट ऑफ द वाटर इज ब्रेथड आउट थ्रू द लीव्स। तो जो पानी होता है वो पत्तों से क्या हो जाता है, बाहर की ओर निकल जाता है। तो मेरे लिए तो अभी जो स्ट्रक्चर बना है वो बना है पी का। और फिर अभी आर को हम देखिए, आर से तो कट गया ना ऑप्शन, क्योंकि आर पहले नहीं आएगा, पहले पी आएगा और एक ही ऑप्शन बचता है। लेकिन देख भी लेते हैं, पी के हर हाल में आर से पहले पी आएगा, तो ये तो कट गया। बट एक बार चेक करते हैं क्या बीच में भी कुछ आएगा, आएगा। दिस इज टेकन अप बाय द रूट्स, व्हाट, दिस फिनोमेना, ठीक है। ये जो बात कर रहे हैं कि जो प्लांट है वो क्या करता है, पानी लेता है कहां से, सॉइल से, ठीक है। उस रेन का जो पानी सॉइल पे गिरता है उसकी बात हुई है। तो देखिए फिर क्या आएगा, दिस इज टेकन अप बाय द रूट्स ऑफ द प्लांट्स एंड कैरिड अपवर्ड टू द लीव्स। और फिर क्या करती है वो लीव्स, उस पानी को बाहर की ओर एयर में
छोड़ देती है, और फिर लास्ट में आएगा दिस गिव्स टू द एयर ओवर द फॉरेस्ट कूलनेस, मतलब यही जो पानी है ना वो क्या करता है, आसपास के एटमॉस्फेयर को ठंडा करता है। मतलब इन शॉर्ट में इस पूरे पैराग्राफ में ये बताया है कि जहाँ पे फॉरेस्ट होते हैं वहां का जो रीजन होता है, क्लाइमेट और फॉरेस्ट जो है आपस में डिपेंडेंट है। मतलब जो रीजन है जहाँ पे बहुत सारे जंगल हैं, वहां का क्लाइमेट किस पे डिपेंड करेगा, उसी जंगल पे। कैसे, अब बारिश हुई, बारिश गई प्लांट्स की रूट्स पे, उस प्लांट की रूट्स ने उसको अब्सॉर्ब किया, फिर पत्तियों से उसको बाहर निकाला, और जो पानी बाहर निकला वहां से उस एटमॉस्फेयर को ठंडक मिली। बस इसी के साथ खत्म हो गया। ठीक है, पूरा का पूरा पैसेज। सो द राइट आंसर इज ब्रावो। एक बार आप देख सकते हैं, ब्रावो इज द राइट आंसर। ओके, 10th करते हैं, चलिए लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 10। द वाइस मैन लाफ्ड एट गैलीलियो। ठीक है, जो वाइस मैन था वो गैलीलियो पे हंसते हैं। ठीक है, फॉर प्रिज्यूमिंग टू डिफर फ्रॉम द ग्रेट एरिस्टोटल। मतलब भाई जो गैलीलियो थे ना वो एरिस्टोटल के साथ किसी एक थ्योरी में या किसी एक फिलॉसफी में अग्री नहीं कर रहे थे, तो इस बात पे वाइसमैन उन पे हंसते हैं। Both struck the ground together as had asserted that they would। अभी तो ये एंडिंग है, इसको छोड़ दीजिए। चलिए ऑप्शंस का ध्यान देते हैं स्टूडेंट्स। हर अल्फाबेट डिफरेंट है, तो देखते हैं क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले एस देखें। अच्छा, पी को अगर आप देखें, ही देन क्लाइम टू द टॉप देन देम, मुझे तो नहीं लगता कि ये सीधे क्लाइम की कोई, अगर ऐसा कुछ मेंशन होता, अगर ऐसा कुछ मेंशन होता कि वो टॉप पे चढ़े, तो उससे पहले उनके बारे में कुछ तो लिखा रहता। ठीक है, तो अभी के लिए इसको कट करो। सो वन मॉर्निंग ही टुक सम स्टूडेंट्स, हाँ अभी के लिए ये हो सकता है। ठीक है, सो वन मॉर्निंग ही टुक सम स्टूडेंट्स। बैलेंसिंग देम, नहीं ये भी नहीं। देम देखिए प्लूरल प्रोनाउन, उसके लिए मुझे कुछ प्लूरल नाउन भी चाहिए था। किस चीज को बैलेंस करा, कोई सेंस ही नहीं है। बट गैलीलियो सेड ही कुड प्रूव हिज स्टेटमेंट। देखिए ये रहा बिल्कुल एप्ट, ये रहा मेरे लिए S1 के बाद आने वाला अल्फाबेट। मैं बताती हूँ क्यों। पहले वाइसमैन हंसते हैं गैलीलियो पे, ठीक है, कि उन्होंने कुछ प्री अज्यूम कर लिया, और जो उन्होंने प्री अज्यूम करा है गैलीलियो ने बहुत अंतर रखता है किससे, एरिस्टोटल से, तो उनका हल्का सा खिल्ली उड़ाई, मजाक उड़ाया। लेकिन क्या करा गैलीलियो ने, कहा कि मैं अपनी इस बात को प्रूव कर सकता हूं, और ये तो एक ही में है ना। अब इसको कनेक्ट भी करते हैं। सो वन मॉर्निंग, उन्होंने प्रूव कैसे करा, एक सुबह ही टुक सम स्टूडेंट्स, उन्होंने गैलीलियो ने कुछ बच्चे लिए, कुछ टीचर्स लिए, टू द बेस ऑफ द फेमस लीनिंग टावर। लीनिंग टावर के बेस में ले गए उन स्टूडेंट्स को और उन टीचर्स को। फिर क्या करा, पी पे जाइए आप। ही देन क्लाइम टू द टॉप, उनको कहां चढ़ाया, ऊपर चढ़ाया। कैरिंग विद हिम अ 10 पाउंड शॉट एंड अ 1 पाउंड शॉट, मतलब 2 शॉट ले गए, एक 10 पाउंड का और एक 1 पाउंड का। इसके बाद क्या होता है, बैलेंसिंग देम ऑन द एज ऑफ द टावर ही लेट देम फॉल टुगेदर। मतलब उसको कहां कर दिया, टावर पे उन्होंने बैलेंस करने के लिए छोड़ दिया, फिर जो वो शॉट्स थे उनको गिरने दिया। ठीक है, तो ये हो गया आर, और फिर क्या आ गया, बोथ। बोथ क्या भाई, देखिए कितना इजी है। बोथ द शॉट्स स्ट्रक द ग्राउंड टुगेदर, एक ही साथ गिरे, और ऐसे उन्होंने क्या कर दी, अपनी थ्योरी प्रूव कर दी। सो द राइट आंसर इज अल्फा। ऑल राइट, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 11th करते हैं। तरीके जरूर याद रखिएगा, तरीके इंपॉर्टेंट है, ट्रांसलेशन नहीं। फाइंड आउट द प्रॉपर सीक्वेंस। द लायंस यूज्ड टू बी वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन अफ्रीका एंड एशिया। ठीक है, और लायंस की बात हो रही है, एनिमल की बात हो रही है। नो हंटिंग इज परमिटेड इन सच रिजर्व्ड एरिया। चलिए देखते हैं, 2 ऑप्शन आपके शुरू हो रहे हैं आर से, और 2 ऑप्शन स्टूडेंट्स आपके शुरू हो रहे हैं एस से। चलिए देखते हैं, पहले आर देख लें क्या। टुडे दे आर रिलेटिवली रेयर स्पीशीज, बिल्कुल हो सकता है भाई, क्योंकि पहले लाइन के बारे में बताया है कि यूज्ड टू, पहले क्या होता था, बहुत वाइडली, मतलब बहुत ज्यादा तादाद में फैले हुए थे लायंस। कहां, अफ्रीका और एशिया, 2 कॉन्टिनेंट्स की बात हुई है। तो अभी के लिए मुझे लग रहा है आर हो सकता है। एस, इफ द स्पीशीज सर्वाइव्स एट ऑल इट विल बी, नहीं, अभी अगर सर्वाइवल की बात हो रही है, अगर किसी स्पीशीज के सर्वाइवल में ध्यान दिया जा रहा है, मतलब वो जो स्पीशीज है उसकी जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन हो रही है, और यही तो आर में बताया गया है कि टुडे दे आर रिलेटिवली, मतलब 2 टाइम को कंपेयर करा जा रहा है, पास्ट में और प्रेजेंट में, लायंस की पॉपुलेशन को। तो भाई एक चीज तो श्योर हो गई कि 2 एलिमिनेट हो गए इजीली। अब देखते हैं आर के बाद एस आता है या आर के बाद क्यू आता है। ठीक है, देखिए क्यू आएगा, मैं बताती हूँ क्यों। क्यों स्पेशीज कम हो गई, क्योंकि बिना सोचे समझे, इनडिस्क्रिमिनेटिव, बिना सोचे समझे उन्हें कौन मार रहा है, हंटर्स। हैज बिन द अब्यूज ऑफ द ड्रास्टिक फॉल। अब रीजन दिया हुआ है ना, ये देखिए, ये पहले क्या दिया हुआ है, एक फैक्ट
और इस फैक्ट का फिर यहाँ पे क्या दिया हुआ है रीजन, तो भाई आंख बंद करके आर के बाद क्या आएगा, हर हाल में क्यों आएगा, और यही ऑप्शन है। इफ द स्पीशीज सर्वाइव्स एट ऑल इट विल बी द ओनली नेशनल पार्क। मतलब हंटर्स इनको ना पकड़ के मार डालते हैं, मे बी अपने इंजॉयमेंट के लिए या फिर लेदर के लिए, इनकी स्किन के लिए। तो भाई इनको बचाने का एक ही तरीका है, तरीका क्या है, इनको नेशनल पार्क्स में, ठीक है। अब नेशनल पार्क्स के बारे में देखिए बताया गया है पी में कि नेशनल पार्क्स है क्या, देखिए ना, नेशनल पार्क्स एक प्लूरल सब्जेक्ट है और उसके लिए देयर लिखा हुआ है, ठीक है, कि देयर आर स्पेशल फॉरेस्ट जोन्स, मतलब इन नेशनल पार्क्स के लिए कुछ स्पेशल फॉरेस्ट जोन्स बनाए गए हैं जहां पे क्या है, अलग अलग वाइल्ड लाइफ डिसाइड करती है, ठीक है। सो नो हंटिंग इज परमिटेड, और ऐसे एरियाज में कोई भी हंटिंग परमिटेड नहीं है। दैट्स व्हाई द आंसर इज शार्ली। बहुत इजी है, इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, बहुत एग्जाम में स्ट्रक्चर देखा जा रहा है, ये क्वेश्चंस देखे जा रहे हैं, इसे बहुत ही अच्छे तरीके से इनको सॉल्व करिएगा, इसमें प्रैक्टिस अच्छी कर लीजिएगा। हालांकि इन्होंने खुद ही इसमें कहीं ना कहीं ऑप्शन के थ्रू ही आपको आंसर तक पहुंचाने की क्या दी हुई है, ट्रिक दी हुई है, जो हम पिछले आधे घंटे से कर भी रहे हैं। चलिए 12th करते हैं। देयर आर सेवरल ट्राइब्स इन ईस्ट अफ्रीका, अभी कुछ ट्राइब्स की बात हो रही है, ठीक है। ऑल ऑफ द ट्राइब्स वर अफ्रेड ऑफ देम बिकॉज ऑफ देयर स्किल इन वॉर। यहाँ पे भी सारे जो ऑप्शन हैं वो अलग अलग अल्फाबेट से शुरू हैं, तो हमें स्टूडेंट्स एलिमिनेट करना होगा। चलिए एलिमिनेट करते हैं। अभी यहाँ पे क्या है, जो आपका सब्जेक्ट है वो है प्लूरल, प्लूरल है, सब्जेक्ट ढूंढा करिए पहले, ठीक है। चलिए पहले पी देखते हैं। द मसाइज वर फेमस फाइटर्स। अभी तो भाई ट्राइब का आपको भी देख के लग रहा है ना किसी ट्राइब का नाम है, बट मुझे नहीं लगता कि एकदम शुरू में पी आएगा। एक बार क्यू को देखते हैं। दे यूज टू रेड दी नेबरिंग। अरे भाई किसी ट्राइब की बात अगर हुई भी है तो उनका नाम कहाँ है, तो मुझे अभी ये भी नहीं लग रहा। दे लिव्ड ऑन दी वाइट प्लेन, फिर से भाई कौन सी ट्राइब, ठीक है, किसी ट्राइब का तो नाम लीजिए। बट द मोस्ट फेमस, बिल्कुल ये देखिए मुझे मिल गया, क्या मिल गया, S1 के बाद आने वाला अल्फाबेट जो कि एक ही ऑप्शन में है। अब करते हैं ना, एक बार लॉजिक देखते हैं। बहुत सारी ट्राइब्स है ईस्ट अफ्रीका में, लेकिन हम एक की बात करेंगे। क्यों बात करेंगे हम मसाई ट्राइब की, बिकॉज इन सभी ट्राइब्स में से जो ईस्ट अफ्रीका में पाई जाती है सबसे फेमस कौन सी है, मसाई ट्राइब। क्यों है मसाई ट्राइब फेमस, समझते हैं। बिकॉज द मसाईज वर फेमस फाइटर्स। ये क्या हुआ करते थे, फेमस फाइटर्स हुआ करते थे। दे लिव्ड ऑन द वाइट, अब बताया गया है वो रहते कहाँ थे, व्हाइट प्लेन्स इन सदर्न कीनिया एंड नॉर्दर्न तंजानिया। और वो करते क्या थे, वो रेड करते थे, नेबरिंग ट्राइब्स को क्या करते थे, डाका डालते थे और उनके कैटल्स उठा के ले जाते थे, ठीक है। और भाई फिर S6 से एंड हो रहा है कि बाकी ट्राइब्स इनसे डरती भी थी। क्यों डरती थी, मैंने बोला ना फेमस फाइटर्स थे, इनकी अमाल की स्किल थी। अगर ये कुछ चुराने आए और अगर बाकी ट्राइब्स इनसे लड़ने गई तो इनको पता था कि इनका तो पत्ता हो जाएगा साफ, बिकॉज दे आर फेमस ट्राइब्स। सो द राइट आंसर इज अल्फा। ओके, लेट्स डू द नेक्स्ट वन विच इज क्वेश्चन नंबर 13th. Okay, when a light passenger plane flew off course some time ago, it crashed in the mountains and its pilot was killed. ठीक है, तो यहाँ पे एक लाइट पैसेंजर प्लेन की बात हो रही है, जो क्या हुआ, कुछ ही समय उड़ने के बाद, ठीक है, क्या हो जाता है, क्रैश, ठीक है, और जो उसके पायलट है उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु। अब देखते हैं रीजन क्या है, क्या कोई सिमिलर अल्फाबेट है, नहीं है, मतलब हमें सारे ही स्टूडेंट्स देखने पड़ेंगे। चलिए, स्नो ले थिक ऑन द ग्राउंड, मुझे कोई सेंस नहीं लग रहा अभी भी, ठीक है। कैसे आप किसी एरिया के बारे में बताने लगे, अभी तो पायलट के किल होने की बात हो रही है। फिर क्या बोलता है, ब्रावो, इट वॉज मिडिल ऑफ द विंटर, नहीं, कोई सेंस नहीं है। इनफैक्ट मेरे को लगता है कि विंटर पहले आना चाहिए और फिर आना चाहिए स्नो का मेंशन। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि क्यू आएगा किसके पहले, पी के पहले, क्योंकि विंटर की बात होगी फिर स्नो की बात होगी, ठीक है। तो आप ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते हैं अगर कहीं पी से पहले क्यू आ रहा है, जैसे मैं इसको एलिमिनेट कर रही हूँ और इसको भी। देखो ना, दो ऑप्शन आसानी से एलिमिनेट हो गए। अब बी और सी में बात कर लेते हैं। चलिए, द ओनली पैसेंजर्स अ यंग वुमन एंड हर 2 बेबी डॉटर्स, 1 अनहर्ट। वाओ, मिल गया भाई। पायलट की तो हो गई डेथ, ठीक है, पायलट तो मृत हो जाते हैं, लेकिन कौन बचते हैं, एक वुमेन और उसकी 2 छोटी बच्चियां। और तभी तो देखो उस वुमेन की बात हुई है, ठीक है। द वुमेन न्यू दैट द नियरेस्ट विलेज, लेकिन रुक जाओ, क्या पता एस और आर के बीच कुछ और भी हो, ठीक है। अब देखते हैं, पहले तो आंसर सीधे ही मिल गया, बट मैंने जैसा कि बोला मैं पूरा समझाऊंगी, इंपॉर्टेंट है। तो स्ट्रक्चर क्या बना देखते हैं। व्हेन अ लाइट पैसेंजर प्लेन फ्लू ऑफ
इट क्रैश्ड इन द माउंटेन्स एंड पायलट वाज किल्ड। उसके बाद कहता है द ओनली पैसेंजर्स अ यंग वुमन एंड हर 2 बेबी डॉटर्स वर अनहर्ट। उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा, अनहर्ट थी। फिर पी पर आइए, ठीक है। फिर पी क्या कहता है, स्नो ले थिक ऑन द ग्राउंड, ठीक है। नहीं, एक मिनट स्टूडेंट्स, क्यू के बाद एस क्यू हम हाँ सही तो कह रही हूँ मैं, पी पढ़ने लगी, सॉरी। ये देखिए अब क्या आएगा इसके बाद कि 2 बच्चियां बची। अब किसका समय था, विंटर का समय था, जैसा कि मैंने बोला क्यू आ जाएगा पहले, ठीक है। और फिर क्या हुआ, विंटर का समय था तो ग्राउंड में बहुत ज्यादा क्या जमी हुई थी, बर्फ जमी हुई थी। द वुमेन न्यू दैट द नियरेस्ट विलेजेस वाज माइल्स अवे। बच तो गए थे औरत और उसके 2 प्यारी प्यारी बेटियां, बट उसे ये भी पता था कि विंटर का समय है, जो एरिया था उस पे पूरी की पूरी बर्फ जमी हुई थी, और औरत को ये भी पता था कि जो नियरेस्ट विलेज है वो भी काफी दूर है। सो S6 पे खत्म कर दीजिए, S6 है कहां, क्या इसमें S6 है ही नहीं है। When it grew dark, जब बहुत अंधेरा हुआ, she turned a suitcase into a bed and put the children inside it, covering them with all the clothes she could find. अब अंधेरा हो गया, वो नियरेस्ट विलेज तक पहुंच ही नहीं पाई, तो उन्होंने क्या करा, बहुत ही छोटी बेबी थी, शायद गोद में जितने जो बच्चे होते हैं ना, उनको सूटकेस में रखा और उनको किससे भर दिया, जितने भी उनके पास कपड़े से, ताकि बच्चों को ठंड ना लगे। इसीलिए द राइट आंसर इज चार्ली। Let's move towards the next question, which is question number 14. ये रहा। Find out the proper sequence of the given sentence. The fox and the crane remained friends for a long time. Crane एक पक्षी होता है, ठीक है। Fox तो आपको पता ही है, लोमड़ी। अब दोस्ती की बात हो रही है, ठीक है। P क्या है, Q क्या है, R क्या है, S क्या है, वो बाद में देखेंगे। N क्या है, the fox put down its head in shame and went away. अब 2 ऑप्शन है P में, तो पहले P पढ़ लेते हैं। S1 के बाद क्या P आएगा, she served the dishes in a beaker to the fox. The fox could not eat it because the beaker was very high. ठीक है, सीधे क्या खाना देने की बात, ये तो हमने स्टोरी भी पढ़ी थी अगर आपको याद हो, ठीक है। द क्रेन कुड नॉट ईट द डिशेस बिकॉज ऑफ द लॉन्ग बीक, द नेक्स्ट डे इट वाज द टर्न, नहीं, ठीक है। क्या आपको नहीं लगता कि ऐसा आएगा, देखिए सबसे पहले फॉक्स और क्रेन क्या थे, दोस्त थे, लंबे समय से दोस्त थे, ठीक है। और लेकिन फॉक्स क्या दिखाना चाहता था क्रेन को, कि भले ही वो दोस्त है, ज्यादा स्मार्ट मैं हूं, ये दिखाने के लिए उसने एक दिन क्या करा, आर और एस का कॉम्बिनेशन बन गया है। किसको इनवाइट करा, क्रेन को डिनर पे, ठीक है। तो आर एस का एक ही में कॉम्बिनेशन। अब फिर क्यों, द क्रेन कुड नॉट ईट द डिश, हालांकि वो खाना जो भी बनाया था वो नहीं खा पाई, क्यों, उसकी जो बीक थी वो बहुत ही लंबी थी, ठीक है। अब वो नहीं खा पाई और घर चली गई अपने बिना खाए। द नेक्स्ट डे इट वॉज द टर्न ऑफ द क्रेन टू होस्ट द लंच फॉर द फॉक्स। अगले दिन अब क्रेन ने बुलाया फॉक्स को खाने पर। शी सर्व द डिशेस इन अ बीकर टू द फॉक्स। अब फॉक्स के आगे क्या रख दिया, बीकर। फॉक्स भी नहीं खा पाया क्योंकि बीकर बहुत ही, जिससे बीकर मतलब कुछ इस तरीके का जिससे क्रेन खाती थी, सम सॉर्ट ऑफ लाइक दिस, तो वो भी अपनी गर्दन नहीं डाल पाया क्योंकि बीकर बहुत ही लंबा था। तो भाई अंत में हुआ क्या, दोनों ने एक दूसरे को बेवकूफ बनाया, और एंडिंग कैसी हो रही है, द फॉक्स पुट डाउन इट्स हेड इन शेम एंड वेंट अवे। मतलब जो टिट फॉर टैट हो गया यार, फॉक्स ने जो करा क्रेन के साथ, क्रेन ने भी वही कर दिया। तो क्रेन ने कहा अगर तुम स्मार्ट हो, तुम क्लेवर हो, तो मैं भी बहुत ज्यादा क्लेवर हूँ। इजी सा आंसर था चार्ली। तो एक स्टोरी लग रही है, एनडीए का लेवल है ये, ठीक है। सीरियस में हालांकि थोड़े हाई लेवल क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। चलिए 15th समझते हैं, फाइंड आउट द प्रॉपर सीक्वेंस। अब थोड़ा सा लेंथी नहीं है तो आसान होगा सॉल्व करने में, देखते हैं। S1 है द लैंडस्केप, ठीक है, और S6 है सीन टुगेदर। ये तो कहीं ना कहीं एक ही सेंटेंस को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, देखते हैं। सो द लैंडस्केप विद नेचुरल डिस्प्ले नहीं, द लैंडस्केप हियर इज ऑसम। अभी तक ये बिल्कुल सही है, तो 2 ऑप्शन तो आप क्या कर सकते हो इजिली, एलिमिनेट। द लैंडस्केप दैट आर सेल्डम, बिल्कुल नहीं, लैंडस्केप तो सिंगुलर है ना, आर कैसे आ गया, तो कट गया। अब देखते हैं QPSR है या QRSP है। द लैंडस्केप हियर इज ऑसम, ठीक है। फिर क्या है, अब देखते हैं P आएगा विद नेचर डिस्प्लेइंग या फिर दैट आर सेल्डम। अब एक बात बताइए कैसे आ गया आर, अभी तो सिर्फ लैंडस्केप की बात हो रही है जो सिंगुलर है ना, तो आर वाला ऑप्शन भी कट गया। ये बना क्या बना, देखते हैं एक बार, बोलते हैं द लैंडस्केप हियर
is awesome with the natural displaying, क्योंकि क्या है उसके पास natural displaying a range of delights, ठीक है, that are seldom seen together. मतलब इस नेचर के पास कुछ ऐसा डिस्प्लेइंग पावर है जहां पे ये क्या दिखाता है, कुछ इस तरीके की रेंजेस दिखाता है माउंटेन्स की जो कहीं और देखने को नहीं मिलती, ठीक है. तो अच्छा था बट बहुत ही इजी भी था, ठीक है. सो द राइट आंसर इज ब्रावो. चलिए लेट्स मूव टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 16. Question number 16 says the tiny bacterial plants that live in the soil help to prepare food for the plants we cultivate. जो फूड हम लेते हैं ना, जो प्लांट्स हम कंज्यूम करते हैं या किसी भी तरीके का आप, क्योंकि राइस या वीट हो उसका भी तो पहले प्लांट ही होता है, ठीक है. सो द टाइनी बैक्टीरियल प्लांट्स, कुछ बैक्टीरियल प्लांट्स होते हैं जो कहाँ रहते हैं, मिट्टी में रहते हैं. वो क्या करते हैं, मदद करते हैं जो प्लांट्स हैं वो अपना क्या कर सके, फूड प्रिपेयर कर सके, ठीक है. अब देखते हैं क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं. सबसे पहले सारे ही अलग हैं तो सारे देख रहे होंगे. सबसे पहले एस देखते हैं. सम काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया आर हार्मफुल, ठीक है. अभी एक बार को चलिए कंसिडर कर सकते हैं, हालांकि अभी बैक्टीरिया की बात हुई नहीं है. क्यों देखते हैं, बट दी सॉइल बैक्टीरिया, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, अभी तक तो सॉइल बैक्टीरिया का मेंशन ही नहीं हुआ है, ठीक है. तो क्यू तो कट गया मेरे लिए, ठीक है स्टूडेंट्स. आर देखते हैं. देयर आर मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया, बिल्कुल मुझे लगता है ये एप्ट होगा. द टाइनी बैक्टीरियल प्लांट्स, जिसमें क्या है, मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया है और वो क्या है, एक क्यूबिक इंच में है. मतलब एक क्यूबिक इंच में मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया पाए जाते हैं. तो इमेजिन करिए कितने बैक्टीरिया पाए जाते हैं. अभी तक मुझे आंसर आर लग रहा है. फिर देखते हैं क्या है. द फार्मर वर्क्स वेरी हार्ड टू मेक सॉइल फेवरेबल. जो फार्मर है ना वो बहुत मेहनत करता है कि सॉइल क्या बन जाए, फर्टाइल हो जाए, ठीक है. सो लेकिन क्या सारे बैक्टीरियाज अच्छे होते हैं, सम ऑफ देम आर हार्मफुल ऑल्सो, ठीक है. बट दीज सॉइल बैक्टीरियाज आर वेरी नेसेसरी एंड हेल्पफुल. तो ये तो कोई सेंस ही नहीं बना. एस को देखते हैं पहले. एस को, सम काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया आर हार्मफुल. अभी हार्म की बात नहीं आएगी, ठीक है. तो मुझे लगता है एस को भी अभी तो एलिमिनेट करना चाहिए. अब देखते हैं पी आएगा या आर आएगा. द फार्मर, पी कहता है द फार्मर वर्क्स, नहीं कोई सेंस नहीं है. अभी फार्मर की कहाँ से बात आ गई, ठीक है. अभी मुझे लगता है सबसे ऐप तो यही है. फिर भी देखते हैं, यही ऑप्शन बच रहा है क्योंकि अगर आप पी के साथ जाएं, फार्मर वर्क्स वेरी हार्ड टू मेक इट फेवरेबल, फिर अचानक से देयर आर मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया इन अ क्यूबिक इंच ऑफ फर्टाइल सॉइल, ठीक है. बट दीज बैक्टीरिया आर वेरी नेसेसरी एंड हेल्पफुल. नहीं, आपको ऐसा नहीं लगता कि एस और क्यू का एक कॉम्बिनेशन है? मैं बताती हूँ कैसे. ये कहता है कि बहुत सारे बैक्टीरियाज आते हैं और उनमें से कुछ हार्मफुल भी होते हैं, लेकिन ये जो सॉइल बैक्टीरिया है ना, मतलब सारे बैक्टीरियाज में से जो सॉइल बैक्टीरियाज हैं वो नेसेसरी हैं और वो हेल्पफुल है. और एसक्यू का कॉम्बिनेशन मुझे एक तो यहां मिला और एक यहां मिला, ये तो पहले ही मैं एलिमिनेट कर चुकी हूं. तो मेरा आंसर चार्ली है. बट इसको एक बार हम करके भी देखते हैं क्या चार्ली फिट हो रहा है भी या नहीं. सो द टाइनी बैक्टीरियल प्लांट्स दैट लिव इन द सॉइल हेल्प टू प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट्स वी कल्टिवेट, ठीक है. फिर आर को आइए. सो और ये देयर आर मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया इन अ क्यूबिक इंच ऑफ फर्टाइल सॉइल. और जो एक फर्टाइल सॉइल का क्यूबिक इंच में मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया होते हैं. और ये जो फार्मर है ना वो बड़ी मेहनत करता है इस सॉइल को क्या बनाने में, फेवरेबल बनाने में. लेकिन कई बार क्या होता है, इसी सॉइल में कुछ ऐसे बैक्टीरियाज भी होते हैं जो हार्मफुल होते हैं, ठीक है. बट दीज सॉइल बैक्टीरिया, लेकिन जो सॉइल बैक्टीरिया होते हैं इतने सारे बैक्टीरिया में से वो क्या होते हैं, जरूरी होते हैं, बहुत ही नेसेसरी होते हैं, ठीक है. और फिर एंडिंग भी देखो इसी पे हो रही है. दे डू नॉट नीड सनलाइट एज डू मोस्ट प्लांट्स. मतलब किसको नहीं चाहिए सनलाइट. अब देखिए दे किसके लिए लगा है, किसी प्लूरल के लिए. और प्लूरल देखिए कहां पे है, क्यू में ही है, सॉइल बैक्टीरिया, ठीक है. तो भाई द राइट आंसर इज चार्ली. चार्ली है राइट आंसर. लास्ट 4 क्वेश्चंस ऑफ द डे. लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 17. A man should give the same care to himself that he gives to his car. कहते हैं कि जो मैन है ना, एक यहाँ पे सिर्फ एक मेल की बात नहीं हुई है, शायद एक ह्यूमन की बात हुई है कि एक जो व्यक्ति है जितना वो अपना ध्यान रखता है ना, उतना ही ध्यान उसको अपने एसेट्स का भी रखना चाहिए, ठीक है. क्योंकि कार भी एक एसेट है,
तो ये है शुरुआत। S6 क्या है देखिए, मैन शुड रियलाइज दैट मोस्ट वरी एंड फटीग कैन बी प्रिवेंटेड, ये है एंडिंग। चलिए ऑप्शन सारे के सारे अलग हैं, तो देखते हैं क्या आपको फिट लग रहा है। पहले P देख लेते हैं, ठीक है। P कहता है एंड सूनर और लेटर देयर कम्स अ कंप्लीट ब्रेकडाउन। ये तो भाई अभी गाड़ी की बात ही नहीं हुई, ये तो आपको भी पता है। देखिए ब्रेकडाउन का पहले मैं मतलब समझाती हूँ। ब्रेकडाउन के दो मतलब होते हैं स्टूडेंट्स, एक तो होता है टेक्निकल फेलियर, अगर किसी मशीन में या किसी व्हीकल में क्या आ जाए, फेलियर आ जाए, टेक्निकल फेलियर आ जाए। दूसरा मतलब होता है कोलैप्स, इमोशनल कोलैप्स। मतलब अगर आपके सामने कोई रो दे, शी और ही ब्रोक डाउन इन फ्रंट ऑफ मी, तो मतलब रो गया, अपने इमोशंस एकदम से आपके सामने एक्सप्रेस कर दिए। हालांकि इमोशंस की तो यहाँ पे बात ही नहीं है, यहाँ पे तो बात टेक्निकल फेलियर की है क्योंकि गाड़ी की बात है, लेकिन इससे तो बिल्कुल भी शुरू नहीं हो रहा है सेंटेंस। ओके, क्यू से देखते हैं, एवरीडे टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ मेन आर ट्राइंग टू वर्क व्हेन देयर बॉडीज एंड माइंड्स आर इन नीड ऑफ रिपेयर वर्क। ये तो कुछ एक फिलोसफिकल सा सेंस है कि भाई जब आपको माइंड को शांत और खुश करने की जरूरत है, वो आप निग्लेक्ट करके फिर भी काम में लगे हुए हो। तो ये भी अभी मुझे तो नहीं लग रहा फिलहाल। आर देख लेते हैं, फॉर वरी पुल्स डाउन द माइंड एंड फटीग पुल्स डाउन द बॉडी। टेंशन क्या करती है, माइंड को क्या कर देती है। एक छोटा सा कंफ्यूजन है, मैंने अगर ये बोला हो, एक मेन को जितना वो अपने असेट्स का ध्यान रखता है, अपनी गाड़ी का, उसको क्लीन करता है, उसको बार बार रिपेयर पे भेजता है, वैसे ही अपने माइंड का भी ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, ये सेंस है, या अपना भी ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, आई मिसअंडरस्टूड, ठीक है, माई बैड। सो अ मैन शुड गिव द सेम केयर टू हिमसेल्फ दैट ही गिव्स टू हिज कार। मुझे पढ़ते हुए रियलाइज हुआ। ठीक है, तो भाई जितना अपने एसेट्स का, अपनी गाड़ी का ध्यान रखते हो, अपना भी तो रखो। क्यों, अभी वो बताया गया कि क्यों ऐसा करना जरूरी है। He does not try to drive his car when there is something। बिल्कुल, ये रही देखिए S1 के बाद। कहते हैं जब एक आदमी की गाड़ी खराब हो जाती है तो वो क्या करता है, क्या उसको आगे बढ़ाता है? नहीं, आगे नहीं बढ़ाता ना। क्या करता है, ड्राइव किए बिना उसको पहले किसी नियर बाय मैकेनिकल शॉप पे ले जाएगा और वहां पे उसको ठीक कराएगा। सो ही डज नॉट ड्राइव हिज कार व्हेन देयर इज समथिंग रॉन्ग विद इट, ही हैज टू पुट इट इन ऑर्डर। उसको ठीक कराता है पहले। तो एस से शुरुआत हो रही है, यही आंसर है। फिर क्या, एवरीडे टेंस एंड थाउजेंड्स ऑफ मेन। लेकिन जब बात आती है आपके खुद के मन की, आपके माइंड की, या आपके मेंटल पीस की, तो जब आप परेशान हैं, जब आप स्ट्रेस में हैं, आप क्यों लगे रहते हैं, आप क्यों काम करते रहते हैं, आप क्यों वर्कलोड लेते रहते हैं। कितना अच्छा इस क्वेश्चन में मैसेज भी दिया गया है। फिर क्या कहते हैं, पी आएगा फिर, एंड सूनर और लेटर देयर कम्स अ कंप्लीट ब्रेकडाउन। और भाई अच्छा, आप टेक्निकली देखे जाएं तो इसी की तो बात हुई है कि जब आप अपनी हेल्थ का, मेंटल हेल्थ हो, फिजिकल हेल्थ हो, उसका ध्यान नहीं देते और लगे रहते हैं, कोई काम करते रहते हैं, तो होता क्या है, आप इमोशनली बर्न हो जाते हैं ना, एग्जॉस्ट हो जाते हैं, और फिर आपका ब्रेकडाउन आ जाता है। अब एकदम से या तो चिड़चिड़े हो जाते हैं, या किसी पे बरस जाते हैं, एकदम से टूट जाते हैं। टूट जाना, ठीक है। चलिए, फिर इसके बाद क्या आएगा, पी आएगा इसके बाद। ठीक है, मैंने बता ही दिया। फिर क्या आएगा, आर, फॉर वरी। क्यों ऐसा फॉर, अच्छा फॉर पता है क्या, फॉर रीजन भी देता है। कहता है आप क्यों टूट जाते हैं, क्योंकि, फॉर मतलब क्योंकि जो टेंशन है वो माइंड को क्या कर देती है, एकदम थका देती है, और जो फटीग है वो शरीर को थका देता है, बॉडी को। ठीक है, और वरी और फटीग आता है कब, जब आप अपना ध्यान नहीं रखते, जैसे आप अपनी गाड़ी का ध्यान रखते हैं। ठीक है, चलिए, सो फिर एंड किस पे करेंगे, मैन शुड रियलाइज दैट द मोस्ट वरी एंड फटीग कैन बी प्रिवेंटेड। तो मैन को क्या ध्यान रखना चाहिए कि इस वरी या इस फटीग को वो क्या करे, होने से रोके। ठीक है, दैट वाज अ गुड वन। सो द राइट आंसर इज डी। चलिए 18th कर लेते हैं। फ्रीडम इज फर्स्ट ऑफ ऑल अ पर्सनल मैटर। ठीक है, फ्रीडम क्या है, एक पर्सनल मैटर है। अब एक बार ऑप्शंस देख लीजिए, क्या कुछ सिमिलर दिख रहा है, बिल्कुल भी नहीं, सारे के सारे अलग है, तो सारे पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले पी देखते हैं। अ मैन हु विल नॉट सबमिट टू द डिसिप्लिन ऑफ हिज चोजन ऑक्यूपेशन इज नॉट फ्री टू बी अ ग्रेट सर्जन, एन इंजीनियर और अ गोल्फर इन और एन एग्जीक्यूटिव। अलग अलग पोस्ट बताएंगे। मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि ये हो सकता है, क्योंकि अभी देखिए फ्रीडम की बात हुई है, पर्सनल मैटर की, पहले एक व्यक्ति से एग्जाम्पल दिया जाएगा, बट बाकी भी देख लेते हैं। लाइफ imposes a drastic discipline on all living things including human beings। मुझे लगता है क्यू तो पी के बाद ही आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे डिसिप्लिन की बात हुई है, पहले डिसिप्लिन यहाँ पे मेंशन है। तो मैं तो अभी फिलहाल ये कॉम्बिनेशन ड्रॉ कर रही हूँ, क्यू तो पी से पहले नहीं आएगा। वी आर फ्री टू ईट पॉइजन और जंप ऑफ अ टॉल बिल्डिंग बट नॉट टू एस्केप द कॉन्सिक्वेंसेज। नहीं, यहाँ से तो शुरुआत होगी नहीं, कहाँ फ्रीडम और कहाँ जंपिंग और ईटिंग पॉइजन, कोई सेंस ही नहीं है। वी आर बाउंड, तो ये भी कट गया। ठीक है, और क्योंकि मेरे लिए
क्यों पहले नहीं आएगा, ये भी कर दिया। एस, वी आर बाउंड बाय द लॉज ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, ठीक है, एक बार को ये भी हो सकता है, लेकिन सबसे सही स्ट्रक्चर बताऊं क्या है ये, अब मैं बताती हूँ ना क्यों। देखिए अगर आप ऐसे शुरुआत करते भी हैं तो यहाँ पे क्यों आ गया है पी से पहले, तो आपके छोटे छोटे कॉम्बिनेशन आपको हेल्प करेंगे। अब पूरा चार्ली समझते हैं, चलिए। A man who will not submit to the discipline of his chosen occupation is not free। मतलब भाई आपको लगता है ना कि फ्रीडम बहुत is first of all a personal matter, फ्रीडम बहुत जरूरी है, बट फ्रीडम का ये मतलब नहीं है कि आप खुले अपने को छोड़ दें, नहीं, आपको डिसिप्लिन प्रैक्टिस करना होगा। अ मैन विल नॉट सबमिट, क्योंकि अगर आप डिसिप्लिन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप बन कैसे पाएंगे जो आप बनना चाहते हैं। अगर आपने खुद को इतनी फ्रीडम देती तो आप पढ़ाई नहीं करेंगे, आप एक अच्छे सर्जन या फिर एक अच्छे डॉक्टर या फिर जो यहाँ पे कुछ पोस्ट मेंशन है जैसे कि गोल्फर और एग्जीक्यूटिव, वो भी नहीं बन पाएंगे, राइट। चलिए ठीक है, फिर क्या कहता है, लाइफ इम्पोजेज अ ड्रास्टिक डिसिप्लिन ऑन ऑल लिविंग थिंग्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। ये जो लाइफ है ना, ये हम पे एक ड्रास्टिक डिसिप्लिन डालती है, जो कि बहुत अच्छी बात भी है, ये जानवरों पे भी और हम पर भी। वी आर फ्री टू ईट पॉइजन और जंप, कैसे डालती है उसका, ये देखो ना, कॉज एंड इफेक्ट, ये दिया है कॉज और उसका इफेक्ट, या फिर आप ये समझ लीजिए ये दिया है रीजन, सॉरी ये दी है एक फैक्ट और ये इसका रीजन। कहते हैं कैसे डिसिप्लिन हमारी लाइफ में इंपैक्ट डालती है, कहते हैं खाने को तो हम पॉइजन भी खा सकते हैं ना, हम एक बिल्डिंग से जंप भी कर सकते हैं, हम कह सकते हैं भाई ये तो हमारी फ्रीडम है, बट क्या हम ऐसा करते हैं, नहीं, क्योंकि हमारे माइंड में डिसिप्लिन है, हमें पता है कि अगर हम यहाँ से जंप करेंगे या पॉइजन खाएंगे तो हमारा ही नुकसान होगा, क्योंकि हमें पता है फ्रीडम तो है लेकिन उस फ्रीडम के बुरे बुरे दुष्प्रभाव कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं, ठीक है। फिर आ जाएगा एस, वी आर बाउंड बाय द लॉज ऑफ, क्योंकि हम बाउंड हैं कॉज से और इफेक्ट से, मतलब उस चीज को करने के क्या कॉज और इफेक्ट होंगे। सो नेचर मोर ओवर बाइंड्स द आर्बिटरी लिमिट्स ऑफ द माइंड एंड बॉडी। तो ये जो नेचर है ना, ये क्या करता है, हमारी जो आर्बिटरी लिमिट्स है ना, आर्बिटरी मतलब हम जो भी करना चाहें अपने मन से, अपने इंपल्सेस से, उनको बाइंड करता है, माइंड को भी और बॉडी को भी। सो असल में देखा जाए फ्रीडम कितनी भी जरूरी हो, बट हम पूरी तरीके से फ्री नहीं है, क्योंकि हम पूरी तरीके से कुछ भी नहीं कर सकते, हमें उसके कॉज एंड इफेक्ट देखने होते हैं। तो मुझे ये पैसेज बहुत इंटरेस्टिंग लगा, काफी अच्छा मैसेज भी था। द राइट आंसर इज चार्ली, ओके, एंड नॉट अल्फा, ब्रावो और डेल्टा। लास्ट टू क्वेश्चंस ऑफ द डे, लेट्स डू देम वन बाय वन। फाइंड आउट द प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ द गिवन सेंटेंस। शी वाज एन ओल्ड वुमन with a large purse that had everything in it। अब एक महिला की बात हुई है जिनके पास क्या है, एक बड़ा सा पर्स है। चलिए, it was about 11 o'clock at night, it had a long strap, she carried it slung across। अब देखिए पर्स का मेंशन हुआ है ना स्टूडेंट, आप देख पा रहे हैं कि S1 में पर्स की बात हुई है। अब यहाँ पे तो सीधे टाइम की बात हो गई, लेकिन पहले क्या करा गया है, पर्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है। पर्स क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए आएगी सिंगुलर प्रोनाउन। इट हैड अ लॉन्ग स्ट्रैप, औरत की थोड़ी होगी लंबी स्ट्रैप, पर्स की है लंबी स्ट्रैप, ठीक है। चलिए, तो अभी तक तो एक ही है क्यू, ठीक है। एस क्यू की क्या कहता है, अ बॉय, ये रश अप होगा या रैन अप होगा, ठीक है, कि उसके पीछे पड़ गया, और फिर S6 होगा, ये अलग, दो अलग चीजें। तो मुझे नहीं लगता एस से बिल्कुल शुरुआत होगी, अभी तो पर्स के बारे में ही बता रहे हैं, ठीक है। और फिर शी कैरीड इट, अब क्यू के बाद क्या आएगा, अब क्योंकि पर्स की लॉन्ग स्ट्रैप है तो वो क्या करती है, अपने ऐसे कंधे में उसको लटका लेती है, स्लंग मतलब लटकाए रखती है, ठीक है। अब क्या था, उस दिन रात के कितने बज रहे थे, 11, ठीक है, और 11 बज रहे थे और अचानक से एक उसके पीछे एक लड़का आता है, ठीक है, और वो लड़का क्या करता है, एंडिंग S6 ये है, ये तो वहीं पे रहेगा, ही ट्राइड टू स्नैच हर पर्स। अब आप ये भी तो देख सकते हैं S6 में ही लगा हुआ है, राइट, और S6 से पहले किसी ना किसी मैस्कुलिन नाउन की आपको जरूरत है, तो बहुत आसान हो गया, एंड होगा S पे, स्टार्ट होगा Q से, एक ही है ऑप्शन, दैट इज चार्ली, ओके, चार्ली। चलिए लास्ट भी कर लेते हैं, ओके। It says, I think the essence of wisdom is emancipation। Wow, what a good word। सबसे पहले कुछ आपको टफ वर्ड्स भी समझने होंगे, तभी आप इनको समझ पाएंगे। मैं फिर बोलूंगी स्टूडेंट्स, वो कैप की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। आपको एक तरीका बताऊं, अगर आप इस सेक्शन को एस करना चाहते हैं, बहुत सारे कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करिए, आप पैसेजेस गो थ्रू करिए, आर्टिकल्स पढ़िए, क्योंकि आपको जब सिंटेक्स फॉर्म करना आ जाएगा और उसको समझना आ जाएगा तो आप बहुत जल्दी बिना डेप्थ में पढ़े समझ जाएंगे कि क्या क्या क्रोनोलॉजी होगी। सो पढ़िएगा ज्यादा, ठीक है। उससे एक और फायदा ये कि आपको न्यू वोकैबुलरी के वर्ड्स भी मिलेंगे। चलिए समझते हैं इसको, ठीक है। आई थिंक द एसेंस ऑफ विजडम, कहते हैं विजडम है क्या, या विजडम का असली एसेंस क्या है, फ्रीडम।
as far as possible from tyranny of here and the now. इसका मतलब है करंट सिचुएशन, ये एक इडियम है, इसका मतलब होता है करंट सिचुएशन। कहते हैं असल में विजडम पता है क्या है? असल में विजडम है इमेंसिपेशन, फ्रीडम। क्योंकि अभी के समय में कलयुग है और बहुत ही टायरनी हो रही है। टायरनी मतलब क्रूएल्टी हो रही है, लोगों के साथ बुरा बुरा हो रहा है अभी के सिचुएशन में। ये है शुरुआत। एंड क्या है? एंड ये रहा, इट इज दिस अप्रोच टुवर्ड्स इम्पार्शियलिटी। चलिए किसी अप्रोच की बात कर रहे हैं, आप उसको भूल जाइए, सारे के सारे अलग है बिल्कुल। यहाँ पे क्यू भी है, आर भी है, एस भी है, पी भी है, तो ये तो भाई हमें समझना होगा। ठीक है, देखते हैं। इफ एनीवन कुड ही वुड हार्डली। अभी किसी की बात हुई है ना, और मुझे नहीं लगता कि किसी की बात अभी से आप ला सकते हैं बेसिकली, नहीं तो इसको छोड़ दीजिए, थोड़ा सही नहीं लग रहा, बट होल्ड पे रखिए। बट इट इज पॉसिबल टू मेक अ कॉन्टिन्यूअल अप्रोच। अभी देखिए इम्पार्शियलिटी की बात आई है, अब ये देखिए कहीं पे क्या इम्पार्शियलिटी मेंशन्ड है? बिल्कुल है यहाँ पे। नो वन कैन व्यू द वर्ल्ड विथ कंप्लीट इम्पार्शियलिटी। तो एक तो चीज मेरे को समझ आ गई कि क्यू से पहले हर हाल में आर आएगा, बीच में भी कुछ आ सकता है ऐसा नहीं है, बट क्यू नहीं आएगा किससे पहले? आर से। तो चलिए कुछ कुछ एलिमिनेट कर देते हैं। ठीक है, क्यू नहीं आएगा आर से पहले। अब 3 ऑप्शन बच गए आपके पास, एक तो आपने कर दिया एलिमिनेट। नो वन कैन व्यू द वर्ल्ड विथ कंप्लीट इम्पार्शियलिटी। पार्शियलिटी होती है एक तरफ की बायसनेस। कह रहा कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो पूरी तरीके से अनबायस्ड होके इस दुनिया को देखे। आपका कहीं ना कहीं झुकाव होगा, शायद आपके घर वालों के प्रति, आपके दोस्तों के प्रति, बट इट इज पॉसिबल टू मेक। ये देखिए ये कितना अच्छा कॉन्ट्रास्ट है। इनफैक्ट सच बताऊं, आर के बाद हर सेंस में क्यों आएगा, मैं बताती हूँ क्यों, और यही हमारा सही आंसर है। सबसे पहले यहाँ पे एक बात कही गई कि इम्पार्शियलिटी को पूरी तरीके से हटाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसको धीरे धीरे कॉन्टिन्यूअल अप्रोच के साथ हम धीरे धीरे क्या हो सकते हैं? इम्पार्शियल हो सकते हैं। इम्पार्शियल हो सकते हैं मतलब अनबायस्ड हो सकते हैं, हम सबके लिए जस्टिस कर सकते हैं। ठीक है, फिर आगे क्या बोला है? पी बोला है, इफ एनीवन कुड ही वुड बी हार्डली। क्योंकि अगर पहले से ही कोई कर पाता तो इस कलयुग में जीना बड़ा मुश्किल हो जाता। आप एक तरफ अगर आप सिर्फ जस्टिस की बात करेंगे या पहले करते आते तो आपके लिए समाज में रहना थोड़ा मुश्किल हो जाता। थोड़ा सा फिलोसफिकल है, आप इसको आराम से इसका सेंस समझिएगा। और फिर एंडिंग किससे होगी स्टूडेंट? दिस इज ऑफ कोर्स अ मैटर ऑफ डिग्री, क्योंकि ये डिग्री की बात है भाई, ये धीरे धीरे टाइम लेगी। आप एकदम से किसी के प्रति अगर बहुत समय पहले से इम्पार्शियल हो जाते तो इस कलयुग में जीना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता। तो कहीं ना कहीं ये सेंस दे रहा है। सो इट इज दिस अप्रोच टुवर्ड्स इम्पार्शियलिटी दैट कॉन्स्टिट्यूट्स ग्रोथ इन विजडम। लेकिन धीरे धीरे कॉन्टिन्यूअल अगर आप अप्रोच लाएंगे, धीरे धीरे अगर आप समाज में इम्पार्शियलिटी लाएंगे, तो कहीं ना कहीं क्या होगा? आप विजडम पाएंगे। ठीक है, बट इतना आसान नहीं है एकदम से इम्पार्शियल होना। चलिए मैं विजडम के बारे में आपको थोड़ा बताती हूँ। एक तो होती है नॉलेज, वो मोस्टली हर किसी के पास होती है। नॉलेज विजडम से बहुत अलग होती है। जब आप अपनी नॉलेज को अप्लाई करते हैं ना, जो आप आसपास पढ़ रहे हैं, जब आप उसको अप्लाई करते हैं, उसको एक हद तक आप विजडम बोल सकते हैं। अब आपने पढ़ तो लिया, आपने नॉलेज ले ली फंडामेंटल राइट्स के बारे में, या आपने पढ़ तो लिया कि भाई हर कोई व्यक्ति बराबर है, हर किसी को बराबर का अधिकार है, लेकिन जब आप इसको अप्लाई कर रहे हैं अपनी आम जिंदगी में, तब आप एक विजडम कैरी कर रहे हैं। वरना अगर आपने सिर्फ पढ़ा है और आप किसी की तरफ इंक्लाइंड है, आपकी तरफ किसी की तरफ झुकाव है, आपको नॉलेज तो है उस थ्योरी या उस कॉन्सेप्ट के बारे में, बट अब आपके अंदर विजडम नहीं है। तो इस विजडम को लाना इतना आसान नहीं है, इसमें धीरे धीरे टाइम लगेगा। अगर ऐसा ही होता तो जो व्यक्ति है वो अभी तक जीवित ही नहीं रह पाता। ठीक है, क्योंकि भाई कलयुग है तो कहीं ना कहीं पार्शियलिटी आ जाती है, कहीं ना कहीं किसी प्रकार का झुकाव आ जाता है। लेकिन क्या अगर हम एक कॉन्टिन्यूअल अप्रोच रखें, अगर हम धीरे धीरे विजडम को प्राप्त करने की कोशिश करें एक डिग्री तक, तो शायद इम्पार्शियलिटी पूरी तरीके से आ जाएगी, कोई भी किसी की तरफ पार्शियल नहीं होगा। बट इसमें क्या लगेगा? टाइम। सो एज यू कैन सी आई हैव कवर्ड ऑल दी 20 क्वेश्चंस। मैंने आपको कोई भी क्वेश्चन एक्सप्लेन नहीं करा। आपने देखा होगा शायद ही मैंने किसी लाइन का आपको ट्रांसलेशन बताया हो, वो भी इसलिए अगर किसी भी सेंटेंस में किसी भी लाइन में कोई टिपिकल वर्ड था, ट्रांसलेशन से आप भी इनको करने की कोशिश करिएगा, या कुछ नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस शायद आपसे सॉल्व हो जाए, बट बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। हमने विद इन एन आवर 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। तो हमने एक क्वेश्चन में, मैंने तो वो भी धीरे धीरे एक्सप्लेन करा। अगर आप इसे क्विकली एक्सप्लेन करेंगे या इसको क्विकली समझ जाएंगे तो पेपर में शायद आप विद इन 1.5 to 2 मिनट्स एक क्वेश्चन को एस कर सकते हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ रीजनिंग, विद द हेल्प ऑफ ट्रिक्स एंड टिप्स। ओके, मैं लास्ट में एक बार और कन्वे करूंगी। आप S1 के बाद वाला अल्फाबेट ढूंढेंगे, S6 के जो पहले अल्फाबेट आएगा वो ढूंढेंगे, ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे, कौन सा अल्फाबेट किसके पहले, कौन सा अल्फाबेट किसके बाद, इस तरीके के कॉम्बिनेशन बना के आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, विद दैट आई विश यू ऑल द लक। ठीक है, आप रिविजन करिए इन
क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। टेक केयर, जय हिंद।